क्वेश्चंस की बात करें ओवरऑल तो पेपर 2 बेसिकली मेंस की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लेकिन सिर्फ पेपर 2 तक कन्फाइन नहीं है गवर्नेंस। पेपर 1 में भी आएगा, वो पेपर 4 में भी आ जाएगा, वो आपके एसे में भी हेल्प करेगा आपको। सर एक रीडिंग मुझे लगता है बच्चे को खुद से करनी चाहिए ताकि एनसीईआरटी कम से कम उसके ब्रेन में वो चीज़ें चली गई हैं, एक बार उसने रीड कर लिया है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस पॉलिटी सब्जेक्ट लुक्स वेरी ईजी और बच्चों को लगता है अरे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ये तो हम 10 on 10 कर लेंगे, बट ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पॉलिटी फैकल्टी मिस निधि ढाका मैम। निधि मैम, स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये सेशन हम कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि एस्पिरेंट्स के लिए, इस प्लान के साथ या इस उद्देश्य के साथ कि आपको एक सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पूरा नॉलेज मिल सके एक एजुकेटर से। यहाँ पर मैं एक होस्ट की तरह इनसे सवाल पूछूंगा। मैं आप लोगों की तरफ से, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से एक केवल माध्यम का काम कर रहा हूं। आई एम अ मीडियम जो इनसे सवाल पूछेगा जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं। तो हमने क्या किया है कि जितने भी हमें कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी हो, मैम तैयारी कब स्टार्ट करें, उसके अलावा कि कब मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के सारे सवालों को हमने एक साथ इकट्ठा करके एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब देने का उद्देश्य बनाया है। एंड होपफुली यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। एंड दिस विल बी अ कंप्लीट सीरीज जिसमें हम हर सब्जेक्ट को लेकर इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। स्लोली यू विल सी ऑल ऑफ देम ऑन आवर चैनल। तो मैम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी गवर्नेंस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को लेकर। तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि एस्पिरेंट्स इसकी तरफ ध्यान दें? सर पॉलिटी गवर्नेंस एज अ टॉपिक आई वुड से, एज अ सब्जेक्ट आई विल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब शुरुआत में आपको कहते हैं ना शुरू कहाँ से करें, तो आई थिंक ये वो सब्जेक्ट है जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस समझना ज़रूरी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना ज़रूरी है, आपको पॉलिटी समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर शुरुआत की बात करें कब से करना है, तो जब आप तैयारी के बारे में सोच रहे हो ना, जब आपने सिलेबस देख लिया है, आपने PYQs देख लिए हैं, तो सब्जेक्ट जब आप पिक करते हो तो आपको पॉलिटी से पिक करना चाहिए। एक रीज़न ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रीज़न है कि रिलेटिवली ईजी है शुरुआत करने के लिए। एकदम से आपको नहीं लगता कि यार इतना कुछ याद करना पड़ेगा। तो आई थिंक जब आप शुरू करते हैं तैयारी तभी आपको पॉलिटी शुरू करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब कोई एस्पिरेंट अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, ही कैन और शी कैन स्टार्ट विद पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये समझने में आसान रहता है। हाँ जी, समझने में आसान नहीं सर, देखने में आसान लगता है, मतलब पढ़ने में आसान लगता है। समझना थोड़ा ट्रिकी है सब्जेक्ट को, बट इट कम्स अक्रॉस एज अ ईजी सब्जेक्ट। ओके, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कितने आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में? क्या इसका वेटेज रहता है मार्क्स के अकॉर्डिंग? सर देखिए, एवरेज मतलब UPSC में बहुत वेरिएशन रहा है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें ओवरऑल तो पेपर 2 बेसिकली मेंस की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लेकिन सिर्फ पेपर 2 तक कन्फाइन नहीं है गवर्नेंस। पेपर 1 में भी आएगा, वो पेपर 4 में भी आ जाएगा, वो आपके एसे में भी हेल्प करेगा आपको, या आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चंस, कभी 12 आ जाते हैं, कभी 16-17 भी आ जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चंस का एवरेज यहाँ रहता है। तो 100 में से 15 सवाल जो जीएस के हैं वो प्रीलिम्स में आएंगे। हाँ, एंड GS2 पेपर, हाँ, क्लोज टू 15। हाँ, एवरेज हम मान सकते हैं कि 15 सवाल तो आएंगे ही। हाँ। एक दो बार शायद 20 के आसपास भी ज़्यादा आए भी गए हैं, कई बार कम भी हुए हैं, कई बार 8-9 भी रह गए हैं, ऐसा भी हुआ है जी। एंड मेंस में अगर हम देखें तो आप कह रहे हैं कि मैं तो सोचता था GS2 में आता है पॉलिटी, तो वहां पर हमारे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हाँ। आप कह रहे हैं GS1 और GS4 में भी उसका वेटेज है? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 एसेज। थोड़ा इस पे खुल के बताइए कि सर गवर्नेंस जो टॉपिक है ना, पॉलिटी इज नॉट ओनली पॉलिटी, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पॉलिटिकल डायनामिक्स, इट इज गवर्नेंस, इट इज सोशल जस्टिस, इट इज सोसाइटी, बहुत सारा मतलब इलैबोरेट है ये। तो पेपर 1 में भी आपको कवर करना होता है, पेपर 2 में तो आता ही आता है, पेपर 4 एथिक्स, देयर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग पेपर 4 के साथ। तो आपने पेपर 1 पेपर 2 में ठीक से किया तो पेपर 4 आपका रिलेटिवली ईजी हो जाता है एसेज में, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपको पता है अगर कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक आ गया है, गवर्नेंस को लेकर कोई टॉपिक आ गया, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो आपके पास एक बैकग्राउंड होता है। यू गेट अ लॉट ऑफ फॉर्डर पॉइंट्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स जो आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, एक एज दे देंगे। तो ये काफ़ी होलिस्टिक सब्जेक्ट है। एंड इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ तो सर गवर्नेंस इज द बेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आई वुड से। आप गवर्नेंस के लिए ही तो जा रहे हैं एग्जैक्टली IAS बनकर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है।
ठीक है, तो एक शुरुआती एस्पिरेंट के लिए पॉलिटी पर पूरा फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो उसे करना है वो ये कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना है। वास्टनेस काफ़ी ज़्यादा है, आप बता रहे हैं 3 जीएस पेपर में उसका वेटेज है, उसके अलावा प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा वेटेज हो बिल्कुल। जाता है, 15% ऑफ द एंटायर जीएस सिलेबस। तो सेकंड सवाल मेरा ये रहेगा कि कैसे इसकी तैयारी शुरू करी जाए? मान लीजिए कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो इस वक्त कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, या फिर जस्ट मैंने कॉलेज खत्म किया है, मेरा पॉलिटी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने लेट्स से कि हिस्ट्री से अपनी पढ़ाई करी है या फिर कॉमर्स से पढ़ाई करी है, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मैं पॉलिटी कैसे पढ़ना स्टार्ट करूं? क्या तरीका है? क्या मैं यूट्यूब पे पढ़ाई करूं? क्या मैं कोई क्लास ज्वाइन करूं? या सीधा किताब उठा के अगर पढ़ लिया मैंने तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? यहाँ पे सर थोड़ा सा एक ट्रिक है जो मुझे लगता है कि बहुत काम करती है। पॉलिटी को समझने के लिए स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। और वो न्यूज़पेपर में ना, अभी तो हम जब हम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हम न्यूज़पेपर में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ते हैं। जब आप लोकल न्यूज़ या पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना शुरू करते हो ना, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, या संसद क्या है, या विधानसभा क्या है, विधानमंडल क्या है। तो दीज क्वेश्चंस कम अक्रॉस, और उसके बाद फिर जब आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्यूरोसिटी है सब्जेक्ट को लेकर। जब क्यूरोसिटी है तो यू विल फाइंड वेज एंड सोल्यूशन टू दोज क्वेश्चंस, है ना। तो स्टार्ट करिए बिल्कुल बेसिक से। जैसे न्यूज़पेपर शुड बी अ बैकग्राउंड, कि ठीक है आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो सिविक्स यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड आई एंडेड अप टीचिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस ओनली। बट वो समय बोरिंग लगता था क्योंकि शायद वो किताबों में लिखा हुआ है, पिक्चर्स नहीं होती हैं, और वो बहुत टिपिकल लगता है। और वो एक और चीज़ होती है जो मुझे आई थिंक सब रिलेट करेंगे इससे। आपके घरों में हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो टीवी में न्यूज़ बहुत देखते हैं, तो हमें कुछ और देखना होता है, वो न्यूज़ चल रही होती है ना, बड़ा वैसे भी इरिटेटिंग हो जाता है, क्या हर समय न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ मोरलेस इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें इस तरह से होती हैं। वहाँ से बैकग्राउंड लेके स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक बुक्स। और उसके लिए आपको लगता है आपको गाइडेंस चाहिए, तो दैट इज़ योर कॉल, डिस्क्रिशन आपका है वहाँ पर। लेकिन पर्सनली आई वुड से एनसीईआरटीज़ तक तो पढ़ना आपका, मुझे लगता है एक बार खुद से एक रीडिंग होनी चाहिए बिफोर यू जंप इनटू यूट्यूब वीडियोस और एनी क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दैट मैटर। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी एनसीईआरटीज़ की हो जानी चाहिए, रीडिंग तो कम से कम होनी चाहिए सर, ताकि आपको यू गेट अकस्टम टू वर्ड्स। तो शुरू कहाँ से करें, एनसीईआरटी से या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत किताब खरीद कर? नहीं सर, लक्ष्मीकांत मतलब बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी शुरुआत में। वो इट कम्स अक्रॉस अ वेरी इजी बुक अगेन। बोरिंग लगती है लेकिन इजी भी लगती है क्योंकि भाषा बहुत साधारण है, बहुत सरल भाषा में दिया गया है। बट एनसीईआरटी शुड बी द बेस, शुड बी द बिगनिंग। जब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, उसके बाद यू माइट नीड अ मेंटोर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जब कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे, तो आपको चाहिए कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए। देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब वीडियोज़ और क्लासेस, वट एवर सूट्स यू। उसके बाद जब एनसीईआरटी और डन विद एनसीईआरटीज़ अच्छे से, देन यू शुड गो विद लक्ष्मीकांत। तो एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी 6 क्लास से, हाँ जी। सो 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 8 तक तो एक रीडिंग में काम चल जाएगा, क्योंकि वो 9th के बाद वो कॉन्सेप्ट्स और इवॉल्व होते हैं, डेवलप होते हैं। 6 to 8 तक बेसिक एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ सकते हो बिना किसी सपोर्ट के, बहुत सिंपल भाषा में है एनसीईआरटी हमारी। हाँ, 9th के बाद वाली एनसीईआरटी थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं, थोड़ी इलेबरेट भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट रीडिंग आपने देने के बाद सेकंड रीडिंग में यू माइट नीड समबडी टू हेल्प यू विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहाँ पर जो एक मेंटोर का रोल आता है वो कितना इंपॉर्टेंट है? आपने पहले भी इसका जिक्र किया कि एक मेंटोर चाहिए एंड लक्ष्मीकांत बुक डायरेक्टली पढ़नी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेंटोर क्या एनसीईआरटी की रीडिंग के समय से एक स्टूडेंट को आवश्यक है, या फिर लक्ष्मीकांत यानी कि जो मेन पढ़ाई जब स्टार्ट कर रहे हैं तब इम्पॉर्टेंट है? सर एक रीडिंग मुझे लगता है बच्चे को खुद से करनी चाहिए, ऑफ ताकि एनसीईआरटीज? एनसीईआरटी कम से कम उसके ब्रेन में वो चीज़ें चली गई हैं, एक बार उसने रीड कर लिया है, तो जब वो किसी मेंटोर के साथ पढ़ेगा, किसी यूट्यूब वीडियो को देखेगा, तो ही और शी नोज कि ये वर्ड्स उसके लिए एलियन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं निकल कर। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस पॉलिटी सब्जेक्ट लुक्स वेरी ईजी, और बच्चों को लगता है अरे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ये तो हम 10 on 10 कर लेंगे। बट ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है। ट्रिकी एज इन कि एक छोटा सा वर्ड आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा और वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यू नीड समबडी हु कैन एक्चुअली टेल यू, गाइड यू कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे फ्रेम हो सकता है, तो प्लीज़ ये गड़बड़ मत करना। तो यू नीड हेल्पिंग हैंड। अगर आपके पास अपना कोई बंदा है जिसने क्रैक किया है, जिसको पता है, देन इट वर्क्स, अदरवाइज यू नीड इट। अदरवाइज आप एक एजुकेटर या एक टीचर से yes. गाइडेंस लीजिए, बिल्कुल। उनके साथ पढ़िए, वो बेटर रहता है। बिल्कुल। मुझे खुद भी पॉलिटी पढ़ते समय यही लगा था कि एक टीचर से पढ़ना पॉलिटी बेस्ट है। दूसरे सब्जेक्ट में भी खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटी में तो मुझे भी लगा था, मे बी बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज़, तो फिर शायद ऐसा लगा। बट हाँ, यहाँ पर भी अपनी अपनी ज़रूरतें आपको देखनी है।
और नहीं समझ में आता है, बेस्ट टू गो फॉर क्लासेस, बिल्कुल कि आप क्लास लीजिए। बिल्कुल। अब देखिए क्लास की बात आई है, तो मैम आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो आप क्या एनसीईआरटी पढ़ाने से लेकर पूरा लक्ष्मीकांत को कवर करते हैं, या फिर आपकी क्लासेस में कैसे पॉलिटी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा वो बताइए। सर मेरा मतलब पढ़ाने का तरीका, आई हैव टेकन फाउंडेशन बैचेस आल्सो, जहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी कवर कराया मैंने बच्चों को, और वो आई हैव कम अक्रॉस दी डाउट्स जो बहुत बेसिक डाउट्स होते हैं, क्योंकि बच्चा सीधा लक्ष्मीकांत पकड़ लेता है तो उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मेरा जो आइडिया है पढ़ाने का वो ये कि कॉम्प्रहेंसिव हो। आई टेक अ लर्नर, अ स्टूडेंट, कि मेरे पास जो बच्चा आया है ना मेरी क्लास में, वो बिल्कुल बेसिक्स, उसे कुछ नहीं पता, ही और शी इज़ अ रॉ स्टूडेंट, उसको कुछ नहीं आता। तो आई स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द फाउंडेशन एंड देन गोइंग अपवर्ड्स विद द कॉन्सेप्चुअल टेक्निकलिटीज एंड टफ, या जो कहते हैं ना उसको बढ़ाना, उसको इलैबोरेट करना, ऐसे ग्रेजुअली वी प्रोसीड। और मैम जो आपकी अग्निपथ बैच में क्लासेस आने वाली हैं, तो इसमें भी आपने एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत दोनों को इनकॉर्पोरेट करके फिर पढ़ाने वाले हैं, सर या फिर ये दोनों को अलग पढ़ाएंगे आप? सर नहीं, इसमें मैं इनकॉर्पोरेट करके कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाऊंगी। इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि करंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नेंस में आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो जहाँ हम कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे, वहीं पर हम एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा कंप्लीट तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ओके। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच लॉन्च हो रहा है 1 जून को। ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉबेबली आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो बैच स्टार्ट हो चुका होगा, बट वी विल ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू बैच एज वेल। तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के लिंक्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। हमारी कोशिश है कि हम नया बैच लॉन्च करें, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी मैं आपको नहीं कह सकता कि कब हम इसे स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप ये वीडियो बहुत महीनों बाद देख रहे हो, तो भी हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं उनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैम पॉलिटी तैयारी आपने बता दी कि स्टार्ट कैसे करना है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन टू लक्ष्मीकांत, टेक क्लासेस, एक Yes. मेंटोर या एजुकेटर के साथ क्लासेस करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़े। जब हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते समय क्या एमसीक्यू पुराने पेपर उसी समय सॉल्व करने हैं, या फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ लें उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है? तो एमसीक्यू सॉल्व करने कब स्टार्ट करें? सर अगर एमसीक्यू की बात करूं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है कि बच्चे को लग रहा है कि मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। देयर लॉट ऑफ मटेरियल आउट देयर, जहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं, जहाँ पर पीवाईक्यूज भी हैं, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज भी हैं। तो ये आपका डिस्क्रिशन है कि आप कैसे करना चाहते हो। पर्सनली आई सजेस्ट, जब एमसीक्यू की बात आती है तो पीवाईक्यूज आपने पहले पढ़ लिए होना चाहिए, कि आपको पता है पीवाईक्यूज किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट शुड बी अ फर्स्ट स्टेप। मतलब पढ़ाई करने से पहले ही पीवाईक्यू देख सर, लें? मतलब सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज पे नजर आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, ये क्वेश्चंस हैं, तो आप एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि अच्छा दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर मैं घबरा भी तो सकता हूँ एज अ लर्नर, डर गया मैं सर पुराने तो फिर क्वेश्चंस देख हम के। किस लिए है ना सर, हम भी तो इसीलिए है ना, फिर हमारा रोल यहीं पर आ जाता है कि हम हैं आपके साथ। इट इज़ जस्ट टू गिव एन आइडिया। देखिए हमारा ना ब्रेन बहुत ही फनी तरीके से काम करता है, उसको सब कुछ फीड करना पड़ता है, वो कुछ खुद से कुछ नहीं करेगा। हमें उसे दिखाना पड़ेगा ये सिलेबस है। उसके बाद जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो वो सिलेबस से पीवाईक्यूज को रिलेट कर लेगा कि अच्छा सिलेबस में दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जब आप पीवाईक्यू स्टडी करते हो, एटलीस्ट 5 साल के तो मिनिमम सर मैं कहूँगी कि बुक्स अवेलेबल है जहाँ पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड ओनली। तो सिलेबस के बाद एक बार पीवाईक्यू देखने के बाद ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वो रिलेट कर लेगा तीनों चीज़ों को। अच्छा ये सिलेबस में, यहाँ सिलेबस में था, पीवाईक्यू में है दिस टॉपिक, तो उसका जो आई थिंक द फनी पार्ट कि वो वहाँ पर ज़्यादा जोर देगा उस चीज़ को रिटेन करने में। तो आई थिंक दैट वर्क्स। तो आप कह रहे हैं एनसीईआरटी पहले पढ़ा, देन मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ फिर उसके बाद आप लक्ष्मीकांत या जो आप क्लासेस कर रहे हैं उस पे आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। और ये सब करने के बाद व्हेन शुड अ स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, कि मेंस के आंसर लिखने कब स्टार्ट करें? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, खास करके उन एस्पिरेंट्स का जो स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी, या जो ऑलरेडी 6 महीना 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि मेंस आंसर लिखने का परफेक्ट समय क्या है? इज इट ड्यूरिंग योर क्लासेस, जब आप क्लास कर रहे हैं, आपने सब्जेक्ट पूरा किया भी नहीं है, या क्लास खत्म करके रिवीजन से पहले या रिवीजन के बाद? तो पॉलिटी में इसका क्या आंसर रहेगा? सर पॉलिटी एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इसको आप सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ सकते हो इनिशियली कि ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। इट हैज़ टू बी स्टडीड इन द बिगिनिंग, साथ में ही पढ़ना है आपको। एक टाइम आता है, जैसे सपोज कीजिए मई में एग्जाम है हमारा, तो फेब्रवरी ऑनवर्ड्स आप स्किप कर सकते हो मेंस वाले टॉपिक्स, आप सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस कर सकते हो। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ तो बच्चों को लगता है कि एक टॉपिक खत्म कर लिया, आंसर लिख लो। दिस डज नॉट वर्क विद पॉलिटी, थिंग्स आर इंटरलिंक्ड।
तो मेरा सजेशन ये है कि कम से कम आपने एक रीडिंग, एक बार आपने सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा है, उसके बाद गेट इनटू आंसर राइटिंग। बिल्कुल भी एक टॉपिक पकड़ के आंसर राइटिंग मत करो। मतलब जब पूरी क्लासेस हो चुकी हैं, हाँ, आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट कवर कर बिल्कुल, लिया है, उसके बिल्कुल। बाद मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। उसके बाद शुरू होनी चाहिए मेंस लेकिन आंसर। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहले कर सकते एमसीक्यूज हैं। आप पहले कर सकते हैं। एमसीक्यूज पहले कर एमसीक्यू सकते हैं। सर, मतलब यहाँ पर हाँ, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब है कि प्रीलिम्स के प्रीलिम्स क्वेश्चंस, के क्वेश्चंस, राइट, नॉट द मेंस नॉट मेंस क्वेश्चंस। नहीं क्वेश्चंस। नहीं, ठीक है, तो मेंस के सवाल हमने एक बार रीडिंग लगाने के बाद करे। हाँ, अब इस दौरान जब ये आंसर राइटिंग वाला फेज शुरू होता है, तो जो हमने देखा है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि अब पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का अधिकार या फिर जिम्मेदारी किसकी है, प्रेसिडेंट की है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम की। कोर्ट की है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हाँ, ऐसे सवाल जब सामने आ जाते हैं तो क्या किया जाए? दिस इज लाइक अ प्लेटू स्टेज, जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सब कर पढ़ लिया लिया। लेकिन अब आपकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, आपकी हाँ, नॉलेज से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल नहीं हो रहे, तो फिर क्या फायदा? सर तो ऐसे में देखिए, क्या करें? आप मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा कि एक रीडिंग के बाद आप मेंस के क्वेश्चंस उठा सकते हो। यहाँ पर एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी क्लासेस में पर्सनली मेक श्योर कि अगर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है क्लास में, उससे ही क्वेश्चन फॉर्म करके, इट नॉट पॉसिबल कि वो मतलब नॉट कि वो PYQ ही होगा या पहले आ चुका होगा या मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उस टॉपिक से जो हमने कवर किया है क्लास में, आई गिव देम। उससे फ़ायदे दो होते हैं। एक, दे स्टार्ट राइटिंग समथिंग, तो वोकैब डेवलप हो जाती है, राइटिंग का थोड़ा सा यू स्टार्ट गेटिंग अकस्टम्ड टू राइटिंग। दूसरा, जो हमने पढ़ा है क्लास में, वो आपने क्लास में तो पढ़ा है, रिवाइज भी करोगे, जब आप उसका आंसर लिखोगे तो यू समराइज दैट। तो क्या हुआ कि आपने उसको 3-4 बार टॉपिक को एक ही क्लास के बाद कर लिया। अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं तो आई मेक श्योर कि क्वेश्चन में टुवर्ड्स द एंड दे दूँ क्लास में कि ये क्वेश्चन आपको इसी से करना है जो आज हमने पढ़ा है। एक चीज़ ये है, वो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या करें अब, हमें तो नहीं आ रहा है, तो सर एक रीडिंग में पॉलिटी नहीं समझ में आएगी। इट नीड्स मल्टीपल रीडिंग्स, इट नीड्स मल्टीपल रिविजन। रिविजन इज द की फॉर पॉलिटी, क्योंकि आप एक मैं हमेशा बोलती हूँ एज अ पॉलिटी टीचर, एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, एज अ समबडी हु इज लर्निंग ग्रेजुअली, जितनी बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, NCERT पढ़ने के बाद जितनी बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, यू विल फाइंड सम न्यू इन्फॉर्मेशन, यू विल फाइंड समथिंग विच इज़ न्यू, विच यू विल सी अरे कहाँ से आ गया, ये मिस कैसे हो गया था। And having said that, I'll say, do not completely and wholly rely on Lakshmikant. It is called as the Bible for polity, and I don't completely disagree to that. It is important book, but at the same time, I would want you to have a bare act kind of a book, या ऐसी बुक जहाँ पर आपके पास आर्टिकल्स के कुछ एक्सप्लेनेशंस हों, जहाँ पर आर्टिकल वाइज चीज़ें दी हों, क्योंकि कई बार आप जब आंसर लिखते हैं, स्पेशली इन पॉलिटी सर, सब एक ही सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपको एज कैसे मिलेगा, आपके आंसर में आधा नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा जब आप एक स्पेसिफिक फैक्ट वहाँ डाल देते हैं। दो इट इज़ नॉट फैक्ट ओरिएंटेड, लेकिन अगर डाल रहे हो तो एग्जामिनर को पता है कि आपने बहुत थरो पढ़ा है, तो आपने वो इंप्रेशन दे दिया है, तो वो आप कर सकते हो। कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है आपने, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर्स, जो आपको मैंने कहा था वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, बैकग्राउंड वहाँ से आना चाहिए। न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है वो अगर आप ऐड कर देते हो, सम रिकमेंडेशंस, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो रीसेंट टाइम्स वाले हैं, पुराने जजमेंट्स तो ऑब्वियसली सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं, रीसेंट आपने कुछ ऐड कर दिया, तो दैट आल्सो ऐड वैल्यू। ओके, तो आपने पॉलिटी के आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, आपने बता दिया कि कैसे पढ़ना है। अब लक्ष्मीकांत कब पढ़नी चाहिए? जब क्लासेस आपकी चल रही हैं तो साथ साथ में लक्ष्मीकांत पढ़ी जाए, या फिर एक बार आपने क्लासेस कर ली हैं या फिर किसी एजुकेटर से पूरा पढ़ लिया है उसके बाद लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहिए? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू रीड द बुक? कभी तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, और एक बार से काम नहीं चलेगा। ऑनेस्टली यहाँ पे एक सजेशन है सभी लर्नर्स के लिए भी, कभी भी 4 से 5 सब्जेक्ट एक साथ मत उठाओ। एक बार ऐसा जोश आता है, तैयारी करनी है, 4 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे GS के, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अगर आप 2 GS पेपर्स पढ़ रहे हो, साथ में करंट अफेयर्स कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। आप 2 GS पेपर्स लेकर चल रहे हो तो आप लक्ष्मीकांत क्लास के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने NCERT की रीडिंग दे रखी है ऑलरेडी। मतलब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप NCERT ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तब आप लक्ष्मीकांत क्लास के साथ भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको ऑफकोर्स दोबारा करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट, वन रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट। तो जब सेकंड टाइम के लिए तैयारी करनी है तो उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपकी आसान हो जाए। सर फर्स्ट रीडिंग इज विद द क्लास, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें अभी हाईलाइट कुछ मत करो, क्योंकि आप जस्ट गो विद द ब्लैंक रीडिंग। सेकेंड टाइम जब आप खुद से पढ़ रहे हो, इफ़ यू डोंट हैव अ क्लास एक्सेस, या आप रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते, आप खुद से पढ़ना चाहते हो, नाउ स्टार्ट हाईलाइटिंग।
और हाईलाइटिंग इट शुड नॉट बी पूरी किताब का रेनबो नहीं बनाना होता. यू हैव टू मेक श्योर अब तक आप ऑलरेडी एक बार रीडिंग कर चुके हो, अब आप मेंस के क्वेश्चंस भी देख चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना है ताकि एग्जाम में वो तो रिटेन करने में हेल्प मिले. क्या स्टूडेंट्स को अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए पॉलिटी के? जब क्लास चल रही है तो क्लास नोट्स साथ साथ में बनाएं या नहीं? फॉर माई क्लास आई नेवर सजेस्ट देम टू मेक नोट्स, रनिंग नोट्स. नो, आई डोंट वांट. मेरी क्लास जब चल रही है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी PDF कॉम्प्रहेंसिव हो, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे. और ट्रस्ट मी, आप कितना भी मटेरियल इकट्ठा कर लो, अल्टीमेटली कुछ कन्फाइंड चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ना होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. तो जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग लक्ष्मीकांत की दे रहे हो, तब तक आप PDFs पढ़ चुके हो, आप लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ चुके हो, देन यू कैन हैव योर पॉइंटर्स इफ़ यू वांट टू. अदरवाइज बुक्स में भी यू कैन हैव चिप वो लगा देते हैं, स्लिप्स लगा के यू कैन ऐड थिंग्स, वो भी चल सकता है. नोट्स में ऐड ऑन करना ज़रूरी है. करंट में कोई टॉपिक आया तो वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा. तो आपको Okay. नोट्स, मेरा सजेशन यहाँ पे नोट्स के लिए लूज पेपर्स यूज़ होने चाहिए, सो दैट यू कैन ऐड इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आ रहा है तो. फिर लूज पेपर्स को अपने नोट्स के साथ ऐड नोट्स के कर दें. साथ कंबाइन करते रहो. हाँ जी. ओके. अगला सवाल रहेगा कि पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, मॉक टेस्ट भी कर लिए, अब अपनी प्रिपरेशन को और थरो करने के लिए, मान लीजिए सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का समय है, आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, तो हाउ टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद पॉलिटी? क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, या फिर करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशंस होते हैं उनसे काम चल जाता है, या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़ो? मैंने देखा है कि कुछ टॉपर्स के सजेशन थे प्रीवियस ईयर्स में कि अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. क्या पॉलिटी में ये काम करेगा या नहीं? सर बिल्कुल करेगा. मेरे हिसाब से एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए. किसी भी न्यूज़पेपर, आप हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर आप रेफर करते हैं, उसके एडिटोरियल्स पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर. आपको समझ आता है आपको क्या लिखना है. अगर आप पॉलिटी के मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे ना सर, तो दे आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 भागों में होते हैं. एक होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक होता है जो आपकी कंटेंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन, एक होता है ओपिनियन, आपका क्या कहना है. तो वो ओपिनियन डेवलप किया जाएगा जब आप पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे अच्छा ये पर्सपेक्टिव भी है. और अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, ऐसी वाली स्टेट में हैं आप, या पहला अटेम्प्ट है आपका, या दूसरा अटेम्प्ट है फॉर दैट मैटर, तो मैं रेफ़र करूँगी कि कम से कम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एडिटोरियल ज़रूर करो, इफ़ नॉट द कंप्लीट पेपर. ओके. फाइनली मैम, आप अपनी तरफ से कुछ अगर ऐड करना चाहें, मुझे लगता है कि जो कॉमन सवाल होते हैं लर्नर्स के, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स, पॉलिटी की बेसिक प्रिपरेशन, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. जी. एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड? बस ये आपको लगता है मैं कुछ पूछना भूल गया? नहीं सर, मैं बताती हूँ आपको क्या लगता है बच्चों को कि बड़ा ही आसान है, 10 on 10 आ जाएंगे. पहली चीज़, आसान लगता है नहीं. ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. छोटी छोटी चीज़ों से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो. कभी भी पॉलिटी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो, उतना अच्छा है. एंड एक स्ट्रैटेजी जो खुद बनानी पड़ेगी, मतलब किसी का सुनकर नहीं, वो आपका अपना तरीका होना चाहिए पढ़ने का. आपको खुद से पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम तक रिटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो स्ट्रैटेजाइज एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज पॉलिटी एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट. आपका एक रिविजन शेड्यूल होना चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फॉर पॉलिटी. ओके. अच्छा, अगर कोई डाउट रहता है स्टूडेंट को, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपकी क्लास में डाउट पूछ सकते हैं? सर मेरी क्लास मतलब समहाउ आई बिलीव मैं कभी भी अपना चैट ऑप्शन जो है वो ऑफ नहीं करती हूँ. आई वॉन्ट देम टू आस्क क्वेश्चंस. सिंपल, बिकॉज कई बार बहुत सिली क्वेश्चन होता है, उनको लगता है, बच्चों को लगता है सिली क्वेश्चन है, बट वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो आई डोंट वांट देम टू मिस ऑन टू एनी डाउट और कंफ्यूजन दे हैव. मान लीजिए कि आप मैम की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लासेस में नहीं है, बैच का पार्ट नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देखकर आपको कोई डाउट आता है पॉलिटी में, तो आप हमारे वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं. जो कमेंट्स आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अगले कुछ वीडियोस के अंदर एड्रेस कर दें. तो नंबर 1 तो आप जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए. जैसे आपको कोई डाउट आया तो निधि मैम के कोई भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए. बिल्कुल. मैम, आपने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, ऑल द करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे वो सब पिछले 1 cover- साल में कवर किए हैं पाथफाइंडर पे. तो आप उन वीडियोस को भी देखिए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए. ऑल दीज जजमेंट्स यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, क्योंकि हो सकता है स्टैटिक पोर्शन में वो ना आए, लेकिन करंट अफेयर्स में ऐड होता जाता है. तो उनको भी पढ़ते रहिए. कोई डाउट है वहाँ पर आप मेंशन कीजिए, हम आपके डाउट्स को पढ़ते हैं. और इस तरह का एक हमें डिमांड आया था स्टूडेंट्स की तरफ से कि एक एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर एक चर्चा करी जाए. तो इस तरह की चर्चाएं हम और सब्जेक्ट्स के लिए भी लाएंगे. अगर आपको कुछ डाउट है, इस वीडियो के नीचे भी आप टाइप कर दीजिए. वी विल आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. सर पाथफाइंडर का हमारा चैनल है, वहाँ पर ये लोग हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं इफ दे वांट.
वहाँ पे कमेंट ओपन होते हैं, वहाँ पर आप जाके क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं अपने, सो दैट वी कैन एड्रेस इंडिविजुअली, वी कैन एड्रेस द क्वेश्चंस, वी कैन डू दैट. चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर को या इस इंटरेक्टिव सेशन को हम समाप्त करेंगे. आदत लेक्चर बोलने की पड़ी हुई है. दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.